ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से हम पोटेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फेलर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस ये एक सिस्टमैटिक और प्रोएक्टिव मेथड है प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए। तो इसकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर और कैसे इस प्रोसेस में जो है ये फेल हो रहा है और इसका जो रिलेटिव इम्पैक्ट है डिफरेंट फेलर्स का वो कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि इसकी मदद से हम प्रोसेस में उस पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसकी ज्यादा जरूरत है उसको चेंज करने की। तो फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस इस टूल का इस्तेमाल करके हम कुछ पॉइंट्स को जो है यहाँ पर रिव्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोसेस में हम यहाँ पर स्टेप जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद उस प्रोसेस में जो भी स्टेप्स है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फेलर मोड्स है, यानी कि यहाँ पर किसकी वजह से यहाँ पर गलत हो सकता है वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद है फेलर कॉजेस, यानी कि ये जो फेलर मोड्स है इसकी वजह से क्या कॉजेस हो रहे हैं, क्या फेलर कॉजेस हो रहे हैं वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर उसके बाद है फेलर इफेक्ट्स, यानी कि हर एक जो फेलर है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जो भी टीम है वो जब फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे पहले प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबल फेलर्स हो सकते हैं और फिर उसके बाद उसको वो प्रिवेंट करते हैं। अब वो प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है उसको करेक्ट करके या फिर उसमें प्रोएक्टिवली ऐसी स्टेप लेते हैं कि जिसकी वजह से उस प्रोसेस में होने वाले जो भी पॉसिबल फेलर्स है वो वहां पर ना हो। यानी कि यहाँ पर प्रोएक्टिव स्टेप ली जाती है रादर देन रिएक्टिव स्टेप। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो FMEA है इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में। तो ये जो प्रोसेस है ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस के शुरुआत में ही हम आइडेंटिफाई करते हैं उन सभी प्रोबेबल फेलर मोड्स को जो हो सकते हैं। और ये जो एनालिसिस है ये बेस होता है एक्सपीरियंस के ऊपर, रिव्यू के ऊपर, ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर और अगर पॉसिबल अगर हो सके तो यहाँ पर आपको एक्चुअल डाटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नया डिजाइन हो या फिर प्रोसेसेस हो उसमें एक्चुअल हिस्टोरिक जो डाटा है वो हम यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी जो डाटा है वो अवेलेबल हो सकता है, वो भी सिमिलर डिजाइन से या फिर प्रोसेसेस से। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर असाइन करना एक वैल्यू को जिसकी स्केल रहेगी 1 से 10 के बीच में। और ये जो वैल्यू है ये हमें देनी होती है सेवरिटी के लिए हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस हो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन हो उसके लिए। तो हर एक जो पोटेंशियल फेलर मोड्स है उसके लिए जो है हमें असाइन करनी होती है एक वैल्यू, यानी कि हर एक फेलर मोड को यहाँ पर हम 3 नंबर्स देंगे और उस तीनों नंबर को यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है साथ में और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो हमें मिलेगा रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो ये जो RPN है यानी कि रिस्क प्रायोरिटी जो नंबर है ये एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है कि जिसकी मदद से हम फेलर मोड को यहाँ पर रैंक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट अगर नंबर है इसका मतलब ये है कि ये डिमांड कर रहा है कि जो भी एक्टिविटी है उसमें ज्यादातर अर्जेंट बेसिस के ऊपर वहां पर इंप्रूवमेंट करना है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल यानी कि एक चार्ट की मदद से समझते हैं ताकि आपको FMEA के बारे में टोटल जानकारी मिल जाए। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि यहाँ पर सबसे पहले है प्रोसेस स्टेप, यानी कि यहाँ पर हर एक स्टेप जो है हर एक प्रोसेस में आप क्या लेने वाले हो वो यहाँ पर देखना है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल फेलर मोड, यानी कि हर एक जो स्टेप है उसमें क्या पोटेंशियल फेलर मोड आ रहे हैं, यानी कि कौन से स्टेप के कारण यहाँ पर गलत हो सकता है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल फेलर इफेक्ट, यानी कि ये जो फेलर मोड हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद है सेवरिटी, यानी कि इसकी जो सेवरिटी है वो कस्टमर के ऊपर कितना इफेक्ट डाल सकती है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है पोटेंशियल कॉजेस, यानी कि ऐसे कौन से कारण है कि जिसकी वजह से ये गलत हो सकता है वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है ऑकरेंस, यानी कि ये जो है ये फ्रीक्वेंटली कितनी बार इसका जो कॉजेस है वो यहाँ पर हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है करंट प्रोसेस कंट्रोल्स, यानी कि हमारे पास जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स है जिसकी वजह से इस फेलर मोड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है।
फिर उसके बाद है डिटेक्शन, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इस फेलर मोड की होने की या फिर इसके कॉज की होने की, वो हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। फिर उसके बाद है आरपीएन, यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर। और ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है ये जो है ये मल्टीप्लीकेशन होता है सेवरिटी का, ऑकरेंस का और डिटेक्शन का। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें रिस्क प्रायोरिटी नंबर जो है यहाँ पर मिलता है। और फिर उसके बाद है एक्शन रिकमेंडेड, यानी कि ये जो फेलर मोड है इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या एक्शन यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं, वो एक्शन हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो यहाँ पर सेवरिटी यानी कि जो भी फेलर इवेंट है उसका इम्पैक्ट कितना है, यहाँ पर उसकी सेवरिटी कितना है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी कि फेलर इवेंट का यहाँ पर इम्पैक्ट कितना है, उसका सेवरिटी कितना है, वो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसको जो है हम 1 से 10 तक की जो स्केल है उसके ऊपर यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्कोर ज्यादा है इसका मतलब इसका जो है यहाँ पर हाई इम्पैक्ट इवेंट है, और अगर यहाँ पर इसका लो स्कोर आता है तो इसका मतलब ये जो इवेंट है इसका लो इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद है ऑकरेंस, यानी कि जो फेलर इवेंट है उसके ऑकरेंस होने की यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जाती है। और यहाँ पर भी 1 से 10 तक की जो स्केल है वो यहाँ पर स्कोर दिया जाता है। अगर यहाँ पर हाई स्कोर है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इवेंट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्यादा है। लेकिन अगर यहाँ पर लो स्कोर अगर आता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फेलर इवेंट है इसके ऑकरेंस होने की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। फिर उसके बाद है डिटेक्शन, यानी कि जो भी प्रोसेस की एबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए वो जो फेलर इवेंट से जो होने वाला है उसको डिटेक्ट करना। तो इसको भी जो है हमें यहाँ पर 1 से 10 तक स्केल जो है वो यहाँ पर स्कोर देना होता है। तो अगर प्रोसेस कंट्रोल से अगर हम इस इवेंट को अगर आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लो स्कोर जो है यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस कंट्रोल से इस इवेंट को अगर हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसका जो स्कोर है फिर वो हाई हो जाता है। फिर उसके बाद है रिस्क प्रायोरिटी नंबर। अब ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है तो ये जो है ये ओवरऑल इवेंट का रिस्क स्कोर होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेवरिटी कितना है, ऑकरेंस कितना है और उसका डिटेक्शन कितना है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है तो उसे हम रिस्क प्रायोरिटी नंबर कहते हैं। यानी कि ऐसा इवेंट की जहां पर रिस्क प्रायोरिटी जो नंबर है वो अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये डिमांड करता है कि यहाँ पर इमीडिएट आपको अटेंशन देने की जरूरत है। लेकिन अगर आरपीएन जो है वो अगर लो स्कोर है इसका मतलब ये है कि ये कम रिस्की है। चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोसेस स्टेप लेते हैं एटीएम पिन ऑथेंटिकेशन की। तो इसके लिए पोटेंशियल फेलर मोड क्या हो सकते हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनऑथराइज यहाँ पर एक्सेस हो सकता है या फिर ऑथेंटिकेशन जो है वो भी फेलर हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 पोटेंशियल फेलर मोड जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं। अब इसकी वजह से क्या पोटेंशियल फेलर इफेक्ट हो सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर अनऑथराइज जो है कैश विड्रॉल हो सकती है, या फिर यहाँ पर जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा डिससैटिस्फाई हो सकता है। और ऑथेंटिकेशन जो फेलर है उसकी वजह से यहाँ पर फेलर इफेक्ट हो सकता है कि यहाँ पर एना जो कस्टमर है वो यहाँ पर हो सकता है, यानी कि कस्टमर जो है वो यहाँ पर नाराज हो सकता है। अब हमें यहाँ पर इसकी जो सेवरिटी है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो फेलर मोड है जो है अनऑथराइज एक्सेस का, तो यहाँ पर हम सेवरिटी यहाँ पर दे सकते हैं 8 स्केल। उसी प्रकार ऑथेंटिकेशन जो फेलर है उसकी सेवरिटी हम यहाँ पर दे सकते हैं 3 स्केल। अब है पोटेंशियल कॉजेस। तो पहला जो फेलर मोड है उसकी वजह से जो पोटेंशियल कॉजेस हो सकते हैं वो ये कि यहाँ पर जो है एटीएम कार्ड यहाँ पर लॉस हो सकता है या फिर कोई चुरा के भी ले जा सकता है। और दूसरा जो केस है यानी कि ऑथेंटिकेशन जो फेलर है इसमें पोटेंशियल कॉज हो सकता है कि यहाँ पर नेटवर्क जो है वो फेलर हो सकता है। फिर उसके बाद है ऑकरेंस। तो इसके ऊपर जो है हमें यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो इसका जो फेलर इवेंट होने का जो ऑकरेंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं 3। वैसे ही दूसरे केस में हम यहाँ पर इसका ऑकरेंस लिखते हैं 5 स्केल। फिर उसके बाद है करंट प्रोसेस कंट्रोल्स, यानी कि इसके लिए हम क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल ले सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है। तो अगर एटीएम कार्ड का अगर हमने 3 बार इस्तेमाल किया है और उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो अगर फेल हो जाता है तो यहाँ पर एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो दूसरे केस में जो है हम यहाँ पर लोड बैलेंसर जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि जो भी वर्कलोड है अक्रॉस नेटवर्क लिंक के ऊपर तो उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके।
फिर उसके बाद है डिटेक्शन। तो डिटेक्शन के ऊपर भी हमें यहाँ पर स्केल करना होता है। तो पहली केस में जो है हम यहाँ पर 3 नंबर जो है यहाँ पर स्केल करते हैं और दूसरे केस में जो है हम यहाँ पर 5 जो है वो स्केल करते हैं। और ये जो हमने यहाँ पर सेवरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन के ऊपर जो हमने स्केलिंग किया है वो कभी भी 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि हमें देखना है कि उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। अगर ज्यादा इम्पैक्ट है तो हमें यहाँ पर स्केलिंग ज्यादा करनी है और अगर लो इम्पैक्ट है तो उसकी स्केलिंग हम कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आरपीएन। आरपीएन यानी कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर। और ये जो रिस्क प्रायोरिटी नंबर है इसको कैलकुलेट करते हैं सेवरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करके। तो पहली केस में यहाँ पर आता है 72 और दूसरे केस में आता है यहाँ पर 75। यानी कि यहाँ पर प्रोसेस की जो हर एक स्टेप है उसका जो हर एक फेलर मोड है उसके ऊपर हमें रैंकिंग करनी होती है सेवरिटी की, ऑकरेंस की और उसके डिटेक्शन लेवल की। और फिर उसके बाद इनकी मदद से जो है हम रिस्क प्रायोरिटी जो नंबर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिस्क प्रायोरिटी नंबर का जो फार्मूला है वो है सेवरिटी मल्टीप्लाई बाय ऑकरेंस मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन। तो यहाँ पर पहली केस में जो है यहाँ पर सेवरिटी की स्केलिंग है वो है 8, वैसे ही ऑकरेंस की स्केलिंग है वो है 3 और वैसे ही डिटेक्शन की स्केलिंग है वो है 3। और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 72। तो इस तरीके से जो है आप फेलर मोड इफेक्ट एनालिसिस जो है वो कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा FMEA के बारे में, यानी कि फेलर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए